नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बड़ी ठंड से हरियाणा में भी बारिश ने ठंड बढ़ाई है। वहीं लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद में 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सोनीपत और हिसार में भी 12 डिग्री तापमान रहा। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद अब ठंड और बढ़ गई है। वहीं हरियाणा में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ी है। आपको बताते चले कि कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सोनीपत और हिसार में भी 12 डिग्री तापमान रहा। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। जहां दिल्ली एनसीआर में अब बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है, तो वहीं हरियाणा में भी बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। इस दौरान कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट आई है। सोनीपत और हिसार में 12 डिग्री तक तापमान गिरा है। तो बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। जहां बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी ठंड बढ़ गई है। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि बढ़ती बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। तो अनूप, बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं, तो इस बीच किसानों में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? हाँ, देखिए जागृति, एक तरफ जब बारिश हुई है तो ठंड का बढ़ना लाजमी था और ठंड बढ़ी भी है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी लाभदायक है, क्योंकि रबी की जो फसल बिजाई हुई है उसमें अब गेहूं की फसल है, जो है चना है, सरसों है, उसको पानी सिंचाई की आवश्यकता होती है। और ऐसे में लोग ट्यूबवेल का सहारा लेते हैं या नहरी पानी का इंतजार करते हैं, जो महीने में मात्र एक बार या 15-20 दिन में एक बार आता है। तो ऐसे में बारिश जब होती है तो किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है और किसानों को समय में बारिश का इंतजार भी रहता है। ठंड बढ़ने की अगर हम बात करें तो ठंड बढ़ी है, लेकिन जैसे ही अब बारिश होने के बाद धीरे धीरे ठंड भी घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक सूखी ठंड पड़ती है। बारिश होने के बाद एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और लोग उस तरह से ही घरों से बाहर निकलते हैं। ठंड का प्रभाव देखने को मिलता है ज्यादातर पशुपालकों पर, क्योंकि पशुपालकों का इस समय में उनका रखरखाव बड़ा कठिन सा हो जाता है। ठंड के मौसम में उनको बाहर ले जाना बड़ा दुर्भर होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसान जो पशुपालन का काम करते हैं, उनके जो दुधारू पशु होते हैं, उनके लिए हल्की फुल्की नुकसानदायक ये मानी जाती है। बाकी किसानों की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है जागृति जी। तो वैसे बढ़ती ठंड से लोगों को भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। वहां पे इस वक्त कितना तापमान रहा है? देखिए, सामान्य से लगभग 5 से 6 डिग्री तापमान नीचे जा चुका है। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4.7 डिग्री सेल्सियस जो तापमान पिछले 24 घंटे में मापा गया था। उसके अलावा हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इसके अलावा बादलवाई के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। जी, वैसे बीते दिनों में कहा जा रहा था कि जो बारिश है वो किसानों की फसलों के लिए अच्छी है, लेकिन अब बारिश जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों का क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर हम बात करें बारिश की ज्यादा हो जाने से, ज्यादा अगर बारिश होती है तो उसमें सिर्फ कुछ फसलों को नुकसान होता है, जैसे आ जाती है और उसके साथ इस प्रकार से अब स्पीड से हवाएं चल रही है तो ऐसे में वो फसल गिर जाती है। इसके अलावा अगर आलू की बिजाई की हुई है या वो फसलें जो जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, उस प्रकार की फसलों पे हल्का फुल्का इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बारिश की समय में आवश्यकता रहती है, तो कितना ज्यादा इसका दुष्प्रभाव हम कह सकते हैं नहीं देखने को मिलेगा किसानों को, क्योंकि अभी तक नॉर्मली बारिश हुई है। एक आवश्यकता से अधिक बारिश होने की संभावना भी नहीं जताई जा रही है। जी, तो अब जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है तो वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कत आ रही होगी। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है जागृति, क्योंकि इस समय में कोहरा जो है वो घना हो जाता है और घना कोहरा होने की वजह से जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहनों की स्पीड जो है 100 से घट करके 20 मात्र पर आ जाती है। 20 की स्पीड से भी बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। सफेद पट्टियों का सहारा लेना पड़ता है। एक दूसरे के पीछे बहुत लंबी कतारें लग जाती है
और अगर कहीं न कहीं कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती तो कई बार ऐसा भी होता है कि घने कोहरे में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां भी एक दूसरे से टकरा जाती है। हालांकि इस बार इस तरह का कोई देखने को नहीं मिला है, लेकिन घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पर जो सफेद पट्टियां बनाई गई है उनका सहारा लेकर ही लोग अपने स्थानों तक पहुंच रहे हैं। जागृति जी, अब 26 जनवरी आने को है, इसमें किस तरीके की तैयारियां चल रही है? क्योंकि ठंड भी बढ़ती जा रही है लेकिन तैयारियां भी की जा रही होंगी, किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए, मैं 26 जनवरी से पहले आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उसके बारे में बता दूं कि आज ठंड होने के बावजूद भी लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। पूरा हरियाणा जो है जय हिंद बोस बोल रहा है। तो इसके साथ साथ अगर 26 जनवरी की बात की जाए, उसको लेकर भी एक तरह भी जो तैयारियां पूरी जोरों पर है, प्रशासन ने भी उसकी तैयारियां कर ली है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जो है परेड वगैरह भी होगी, लेकिन जो कोविड नियम है उनकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। कुछ जो है मापदंड जो निर्धारित किए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं आज की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है वो और 26 जनवरी मनाई जाएगी। जागृति, अब खबरें ये भी आ रही थी कि बढ़ती ठंड के चलते व्यापारियों को भी काफी नुकसान देखना पड़ रहा है। ऐसे में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? जी, अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों पर भी ठंड का काफी प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि लोग जो है बाजारों में बहुत कम जाना पसंद करते हैं। ऐसे में उनके जो छोटे दुकानदार होते हैं खास करके उन पर इसका प्रभाव रहता है। और इसके अलावा जिस प्रकार से कल व्यापार मंडल की एक मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने कोविड को लेकर के ज्यादा अपने जो बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो दुकानों का समय है वो बदलना चाहिए, उनका समय जो 6 बजे है वो 8 बजे तक किया जाना चाहिए, ताकि उनके जो व्यापार पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। और ठंड को लेकर के जो ऊनी वस्त्र बेचने वाले जो व्यापारी हैं उनका इस बार अच्छा खासा सीजन रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ठंड इस बार जो पिछले लगभग 10 दिन से लगातार गिर रही है, तो ऐसे में हमने देखा है कि बाजारों में रौनक सी लगी हुई थी, खास करके जो गर्म वस्त्र है उनको खरीदने के लिए जाते। तो आप हमारे साथ बने रहिए अनु। वहीं लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, तो चलो देखते हैं सोनीपत में इस वक्त क्या कुछ माहौल है, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए मैडम, इस वक्त जो हम हैं लगातार आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर जो परेड होनी है उसको लेकर जो ये वाहन चालक हैं वो इकट्ठा है और वो यहाँ पर काफी परेशान है। आपको बता दें कि लगातार ठंड का बढ़ना और लगातार जो है वाहन चालकों को काफी बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे आपको बता दें कि व्हाइट पट्टी की काफी बड़ी दिक्कत रहती है, बारिश का समय है और 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी के दिन के नजदीक जो पहले से ही इन वाहनों को रोक दिया गया है। मैं आपको तस्वीरों में वाहनों की कतार भी दिखा दूं, ये ड्राइवर हैं और वाहनों की कतार में आपको दिखा दूं कि लंबे कतारें लगती हैं। प्रशासन की और सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये वाहन जो है दिल्ली में जाने वाले वाहन है। आप लंबी कतारें देख सकते हैं, ये ट्रकों की लाइन जो है जो कि पूरे देश को चलाने में संयम रखते हैं और लगातार इन गाड़ियों में अनेक तरह का सामान है, खाने पीने का है या जो भी चीजें हैं वो सब इसमें मौजूद है। लेकिन ये ड्राइवर यहाँ पर खड़े हैं, इन ड्राइवरों से जरूर बात करेंगे। ठंड का समय है, इन ड्राइवरों को कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है। जब 26 जनवरी का दिन है और इनको रोकने का समय जो कहीं ना कहीं रोका गया है और उसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वाहन चालक है, सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं। कोहरे का दिन है और लगातार आपको व्हाइट पट्टी दिखाई नहीं देती होंगी, लाइटों का कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती होगी। 26 जनवरी को आपको रोक दिया गया है। पहले से ही सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं बताई, प्रशासन ने पहले से नहीं बताया, आपको रोक दिया गया। कोई ठंड को रोकने के लिए कोई आग का सहारा या कोई आपको रोकने के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं? सर, पहली बात तो ये है, हम पहले 2 दिन पंजाब से निकले हुए हैं, ठीक है जी। एक तो रास्ते में दिक्कत आती है, हमें टूल टैक्स पे पहले बॉर्डर पे बताना चाहिए, पंजाब के बॉर्डर से बताना चाहिए भाई 26 तारीख के तक दिल्ली में गाड़ी एंटर नहीं होगी, ठीक है जी। आगे 24 को बंद करते हैं रात के 12 बजे के बाद। इस बार इन्होंने 22 को ही बंद कर दी, इसलिए हम रात के 10 बजे यहाँ से खड़े हुए हैं। इन्होंने बंद कर रखा है, कहना आगे नहीं जाने देंगे। यहाँ तो ना कोई तो होटल है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। ठंड पड़ रही है, रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ काफी दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल जी, लंबी गाड़ी चलानी होती है लेकिन व्यवस्था नहीं है, प्रशासन ने रोक दिया है। व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देती, हाईवे पर टोल दिया जाता है, कहीं पर लाइट का कोई व्यवस्था नहीं और आप लोगों को परेशान कर दिया गया। क्या वजह मानते हैं आप? क्या वजह मानते हैं जी? सब सरकार की ही गलती है और किसकी गलती है? जो हमारी कोई गलती है नहीं। जो हर चीज में सिर्फ ड्राइवर लाइन को ही परेशान किया जाता है, सिर्फ हर चीज में कोई धरना लगा के बैठ जाता है।
कभी 26 जनवरी आ जाती है। हर चीज में ड्राइवरी कोई मुद्दा बनाया जाता है। हर चीज में मतलब जहां भी जाइए ड्राइवर कोई मुद्दा बनाया जाएगा। गाड़ी रोड पे बैठ जाओ, जाम लगा दो। इसमें ये ड्राइवरों की क्या गलती है? कोई भी वजह होती है, चाहे कोई मंत्री आने वाला तब ड्राइवरों को परेशानी, चाहे साला कोई किसी को अपना बात मनवानी है तब रोड पे बैठ के ड्राइवरों को परेशानी। ऐसे तो सारे हर बात में ड्राइवरी कोई परेशानी है। रात 11 बजे के खड़े भाई साहब, हम यहाँ रात 11 बजे आ लिए थे। पुलिस वाले बोले भाई सुबह छोड़ देंगे आपने, पहले बोले 2 बजे छोड़ देंगे रात में। यू टाइम आ लिए तो कोई वो नहीं है। सारी रात हो गए, परेशान हो रहे हैं यहाँ खड़े खड़े। जी बिल्कुल जी लाजपत। और अब 26 जनवरी के मद्देनजर तो ये सारी चीजें तस्वीर हमारे सामने आ रही है, लेकिन आज ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी आज पूरे प्रदेश में जो है वो पराक्रम दिवस मनाने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं ऐसे में वहां पे? बीजेपी आज पूरे प्रदेश में पराक्रम दिवस मनाने जा रही है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है इस वक्त वहां पे? चलिए सीधा अनूप के पास लौटते हैं। तो जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी सोनीपत में कि 26 जनवरी के मद्देनजर जो है वो वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है, क्या यही माहौल हिसार में भी देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल जागृति, इस प्रकार की जो एक चेकिंग अभियान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो उससे पहले बहुत सारे अभियान इस प्रकार के चलाए जाते हैं और खास करके ऐसे मौकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। तो ऐसे देखने में मिला है कि बहुत सारे वाहनों की लाइनें लग जाती है, क्योंकि चेकिंग अभियान जो है हर चौक चौराहे पर किया जाता है। और 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए हिसार में भी इस प्रकार के प्रशासन द्वारा प्रबंध किए गए। आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी से उनकी चेकिंग की जा रही है। और जिस प्रकार से आप पराक्रम दिवस की बात कर रहे थे, तो पराक्रम दिवस के रूप में आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। 7500 स्थानों पर 75 युवा इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। प्रदेश की उपाध्यक्ष है बीजेपी युवा मोर्चा की गायत्री देवी, उन्होंने भी अपना यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। और इसके अलावा पूरे प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और शायद ये 75 वर्ष होने पर पहला ऐसा अवसर आया है जब देश के उस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज याद किया जा रहा है। जागृति जी, तो बढ़ती ठंड से जो है लोग भी काफी परेशानियां लोगों को करनी पड़ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से ठंड से बच रहे हैं? देखिए जागृति, ठंड का सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर देखा जाता है जो सुबह अपने ऑफिस जाते हैं, या कामकाजी महिलाएं हैं, या जो मजदूर लोग हैं, उन पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि सुबह सुबह वो तैयार होकर के निकलते हैं तो बड़ी कड़कड़ाती हुई ठंड है। तो इसके साथ साथ जो मैकेनिकल लोग हैं, हमने देखा है ऑटो मार्केट वगैरह में, वो सुबह सुबह जब अपनी दुकानों पर आते हैं तो पहले आग का सहारा लेते हैं, आग से सेक करके अपने को एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसके बाद ही वो अपने कामकाज को शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठंड का काफी प्रभाव इलाके में देखने को मिल रहा है। जागृति जी, तो सबसे ज्यादा ठंड से जो है वो मजदूर वर्ग परेशान होता है, क्योंकि उनको सुबह सुबह अपने काम पे जाना होता है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है? देखिए मजदूर वर्ग के लिए काफी परेशानी भरा समय ये रहता है, क्योंकि एक तो उन्हें सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए काम पे जाना पड़ता है। उसके बावजूद जब वो काम पर भी होते हैं तो वो ना तो इस तरह से कोई कंबल वगैरह ओढ़ करके काम कर सकते हैं, ना ही ज्यादा मोटे कपड़े पहन करके काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मजदूर का चाहे वो भट्टा मजदूर हो, चाहे यूनियन मजदूर हो, चाहे रिक्शा मजदूर हो, किसी प्रकार का जो काफी मेहनत कष्ट लोग होते हैं और मेहनत के कारण ही वो अपनी रोजी कमा पाते हैं। तो उन लोगों पर ठंड का जो काफी प्रभाव हम देख सकते हैं। जी अनु, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, वहीं अनूप ने भी बताया कि किस तरीके से हर वर्ग को इस बढ़ती ठंड के चलते परेशानी हो रही है, व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। तो वहीं अब आपको बताते चले कि बढ़ती बरसात के चलते ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप और लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तर भारत में ठंड का कहर जो है वो जारी है। आपको बताते चले कि बढ़ती बारिश के चलते अब दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी ठंड जो है वो बढ़ गई है। वहीं सोनीपत और हिसार में तापमान जो है वो 12 डिग्री तक गिरा है। तो वहीं वाहनों को भी आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कोहरे की वजह से वाहनों को भी आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तो वहीं व्यापारियों को भी व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती ठंड के चलते जो है वो ग्राहकों में कमी देखी गई है, लोग बाजारों में कम आ रहे हैं।
तो उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ठंड की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ती बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में तापमान जो है वो गिरा है। अगर बात करें सोनीपत और हिसार की तो यहां पर 12 डिग्री तक तापमान गिरा है। वहीं देश में कोरोना के चलते एक दिन में 73,840 केस सामने आए हैं, जबकि 2,59,168 लोगों को कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में देश में 525 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि देश में रिकवरी रेट 93% के पार पहुंच गया है। फिलहाल देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। तो देश में कोरोना का कहर जारी है, जहां एक दिन में 73,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 2,59,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक दिन में 525 लोगों की मौत हुई है। तो जहां देश में लोग कोरोना से लगातार संक्रमित हो रहे हैं, वहीं देश में रिकवरी रेट भी 93% के पार पहुंचा है। फिलहाल देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 73,840 केस सामने आए हैं और 525 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। तो वहीं 2,59,168 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं एक दिन में 525 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि कोरोना से 525 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं बात करें अगर हरियाणा की तो हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 8,753 मामले सामने आए हैं, जबकि 12,826 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की जान गई है। फिलहाल हरियाणा में 57,932 कोरोना केस एक्टिव हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,595 केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 1,030 मामले सामने आए हैं। तो यहां पर बात हरियाणा की कर रहे हैं, जहां हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। 12,826 लोगों ने जहां कोरोना को मात दी है, तो वहीं देश में प्रदेश में 8,000 से ज्यादा मामले सामने भी आए हैं। मैं आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो गुरुग्राम और फरीदाबाद से आ रहे हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। वहीं 12,826 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। एक दिन में 8,753 मामले सामने आए, तो वहीं 12,826 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की जान गई है। फिलहाल हरियाणा में 57,932 केस एक्टिव हैं। वहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,595 केस मिले हैं, तो वहीं फरीदाबाद में 1,030 मामले सामने आए हैं। तो हरियाणा को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक दिन में 8,753 मामले सामने आए। वहीं सबसे ज्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद में मामले सामने आए हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि ट्वीट कर उन्होंने नेताजी बोस नमन किया है। वहीं सभी नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, ऐसी उन्होंने बात कही है। तो आज पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल ने भी उनको ट्वीट कर नमन किया है। साथ ही उन्होंने उनके बताए गए पथ पर चलने का आग्रह किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको ट्वीट कर नमन किया है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की आजादी में अहम योगदान था। वहीं आज उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे सीएम मनोहर लाल ने भी उनको ट्वीट कर नमन किया है।
तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। वही उन्होंने उनकी 125वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी 125वीं जयंती पर ट्वीट कर कोटि कोटि नमन किया है। साथ ही उन्होंने देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चले कि 23 जनवरी को पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उनको नमन किया है। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को देश के इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों और राज्यों के मंत्रियों और जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन करने के बारे में जानकारी ली। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान संजीव डीएस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रदेश के इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नू को ग्लोबल पहचान देने के लिए कार्य करने और जिले की खूबियों पर आधारित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। साथ ही पीएम मोदी ने मेवात में चल रहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस जिले को जब 2018 में इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में शामिल किया गया तब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का दर 50.61% था, जो सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद बढ़कर 92.2% हो गया है। यह प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए गर्व की बात है। तो वहीं पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नूंह जिले का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इस जिले को मिलने जा रहा है। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि मेवात जिला लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है। जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिले को पिछड़े जिलों की सूची से बाहर निकालने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसके तहत अब हरियाणा पुलिस जुआ, सट्टा, अवैध शराब और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस पर गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि या तो हरियाणा में रहने वाले लोग अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा को छोड़ दें। क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। मैंने हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।